हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर और उसका आज होगा लास्ट लेक्चर। ठीक है, हम लोगों ने पूरी एसी सर्किट की जो सीरीज थी, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आरएल, आरसी, एलसी एंड आरएलसी, सीरीज आरएलसी एंड पैरेलल आरएलसी, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर तक में खत्म कर लिया था। ठीक है, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है बेटा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक आपका है, सेकेंड लास्ट टॉपिक एक्चुअली। तो हम लोग सबसे पहले आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा एसी डिवाइस है जो लगभग आपके हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे देखने को मिल जाती है। इवन आप एक मोबाइल का चार्जर देखोगे तो उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मर होता है। इतने छोटे से ट्रांसफॉर्मर से लेकर के इतने बड़े तक हर साइज के ट्रांसफॉर्मर मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफी कॉमनली यूज होने वाला डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ओके बच्चों, लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का एसी सर्किट, एसी डिवाइस है। एसी डिवाइस है मतलब इट वर्क्स ओनली ऑन दी अल्टरनेटिंग सर्किट, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट। इट वर्क्स ओनली ऑन दी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी सप्लाई पर ही काम करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा इसको, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज एन AC device, it is an AC device which is used to transfer energy from one circuit to other। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है ये एसी डिवाइस। एसी डिवाइस क्यों बोला, क्योंकि ये एसी सप्लाई पर काम करता है और एनर्जी को क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। तो ये हो गया बेटा एसी डिवाइस की इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो बच्चे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में आप जान लो बच्चे कि ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, एक कॉइल में करंट वेरी करेगा तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना। ऐसा करके हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो टाइप, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये किस पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। ओके बच्चे, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में आ जाएगा इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, म्यूचुअल इंडक्शन, गॉट दिस पॉइंट, नाउ सी। ठीक है, ये हो गई भाई प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इसके डायग्राम की बात करते हैं बेटा। सर्किट डायग्राम इसका कैसा होता है, सर्किट डायग्राम या प्लेन डायग्राम भी बोल सकते हो सिंपली। तो बेटा इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, या मैं इसको कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग, पहले कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा बेटा, ये जो हमने लिया है इसको कहते हैं बेटा कोर। ठीक है, क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो हम लोग यहां पर सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं बेटा। ठीक है, आ रही बात समझ में, व्हाट वी आर यूजिंग हियर, लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ओके। और ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर लेंगे, है ना, लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। ओके, लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये चीज हम लोग इसको
बोल रहे हैं। और इसका ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है इसको अपन लिम्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? लिम्स, है ना, आप समझते हो, लिम्स, LIMBS, लिम्स। ठीक है बच्चे, तो इनके जो ये दो लिम्स हैं इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक लिम्ब पर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल लगा देते हैं। ठीक है, एक कॉइल इधर लगा देते हैं और एक कॉइल इस तरफ लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाता है, दो कॉइल्स को लगा दिया जाता है। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं, है ना, अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, दो कॉइल्स होते हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है बेटा प्राइमरी कॉइल और एक को बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो मैं इसके कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल बात करूं बच्चे, तो इसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड कोर होता है, उसके दोनों लिम्स पर दो कॉइल को सेपरेटली कनेक्ट कर देते हैं। ये कॉइल इससे किसी भी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है इलेक्ट्रिकली। ध्यान में रखिए आप ये वर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट कनेक्टेड। दिस एंड दिस कॉइल आर इलेक्ट्रिकली नॉट कनेक्टेड। कहीं भी ये वायर इस वायर से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बट कैसे जुड़े हुए हैं, ये मैग्नेटिकली जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? मैग्नेटिकली जुड़े हुए हैं। सो दीज टू सर्किट्स आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कनेक्टेड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये दो हमने क्या किया, कॉइल लगा दिया। ठीक है, अब अगर बच्चा हम क्या करते हैं यहां से, और जैसा कि मैंने बोला इसको सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कराया जा सकता है बेटा, AC पर काम कराया जा सकता है, DC पर इसको काम कराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां से हम क्या दे देंगे बेटा, एक AC सप्लाई दे देंगे। ठीक है बच्चे, यहां से हम क्या करेंगे, एक AC सप्लाई दे देंगे। जहां से आप इनपुट दोगे बेटा, अगर हमने इधर से इनपुट दिया है, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा क्या, प्राइमरी सर्किट। ठीक है बच्चे, ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, प्राइमरी सर्किट। दिस इज प्राइमरी सर्किट। और प्राइमरी सर्किट में जितने टर्न्स होंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट, NP से शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और जहां से आउटपुट लेंगे, अगर हम यहां से आउटपुट ले रहे हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट। और यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको अपन क्या से रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, N सेकेंडरी से रिप्रेजेंट कर देंगे। आ रही होगी आपको बात समझ में? ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या है, दो कॉइल्स हैं जो एक लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन के दो लिम्स पर जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। दोनों ही सर्किट, है ना, दोनों ही सर्किट आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है, जिस सर्किट, जहां से हम क्या करेंगे बेटा, सप्लाई देंगे उसको अपन प्राइमरी सर्किट बोलेंगे, जहां से अपन इनपुट देंगे उसको प्राइमरी सर्किट बोलेंगे, और जहां से आउटपुट लेंगे उसको अपन सेकेंडरी सर्किट बोलेंगे। तो ये रही बात है बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। चलो बच्चे देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन, टू coils are wrapped over two limbs of a laminated soft iron core, laminated soft iron core. Okay बच्चे, two coils are wrapped over two limbs of a laminated soft iron core. One coil from one coil which is given the supply
given the supply is known as primary circuit, known as primary circuit, and other coil from which output is taken is known as secondary circuit, is known as secondary circuit. ठीक है, both the circuits are electrically separated but magnetically coupled. ओके, गॉट दिस। तो ये हो गई बेटा इसके कंस्ट्रक्शन की कहानी। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के साथ आप इसकी फोटो बना लेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। ये हो, इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको एन प्राइमरी बोलेंगे बच्चे, और इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको एन सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, तो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, NP is number of turns on the primary coil and NS is number of turns in secondary coil। ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, अब जब हम इसका वर्किंग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है बच्चे, वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चे, ये काम कैसे करता है। तो बच्चा जब हम यहां पर क्या देंगे, ये देंगे, क्या बोलते हैं, एसी सप्लाई देंगे, है ना। तो एसी सप्लाई क्या होता है बेटा, वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन दोनों ही क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो जब यहां से करंट चेंज होगा बेटा, ठीक है, करंट चेंज होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा सेल्फ इंडक्शन होगा। पढ़ा है हमने, अगर एक कॉइल में करंट वेरी करे तो यहां क्या होता है बेटा, सेल्फ इंडक्शन होता है। आ रही बात समझ में, क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। तो बेटा व्हेन एसी करंट starts flowing through the primary circuit, okay बच्चे, when AC current है ना starts flowing through the primary circuit, okay बच्चे, then due to सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, एन ईएमएफ is induced in the primary circuit due to self induction। ठीक है बच्चे, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पर मान लो कितना ये हुआ बेटा, ई प्राइमरी, इसको क्या बोला, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको मैंने क्या बोला बेटा, ई प्राइमरी बोला। तो बेसिकली ई प्राइमरी जेनरेट क्यों हुआ बेटा, इसमें ई प्राइमरी क्यों जेनरेट हुआ, ध्यान से समझना। तो बेटा इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कि इसमें क्या हुआ भाई, करेंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होगा बेटा तो ये क्या हो गया, सोलेनॉइड के जैसा दिख रहा है आपको, है ना बेटा, ये सोलेनॉइड के जैसा दिख रहा है। सोलेनॉइड के जैसा दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा, है ना। ये इस एरिया में क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा। और चूंकि ये करंट बार बार चेंज हो रहा है ना, करंट लगातार चेंज हो रहा है तो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो बेटा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, -NP dφ/dt। मान लो वहां पर फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है बेटा, φ फ्लक्स लिंक हो रहा है। इसमें कितना फ्लक्स बन रहा है, φ।
तो बेटा उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, ईपी बराबर बेटा माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। अंडरस्टूड दिस? ठीक है, ई प्राइमरी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एन प्राइमरी डी फाइव बाई डी टी। इतना क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पर यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चे, नाउ हमने इसको क्या किया है, ये देखो ये कनेक्टेड है, तो जो फ्लक्स इसमें लिंक होता है ना बेटा, वही फ्लक्स क्या होता है, इसमें भी लिंक होता है। सेम फ्लक्स है ना, सेम फ्लक्स क्या होता है बेटा, इसमें भी लिंक होता है। ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड है बट मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। तो करंट यहां से यहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन फ्लक्स लिंक हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, फ्लक्स लिंक हो सकता है। जो फ्लक्स यहां लिंक हो रहा है वही फ्लक्स यहां भी लिंक हो रहा है। तो ये फ्लक्स चूंकि चेंजिंग है, तो दिस फ्लक्स इज ऑल्सो चेंजिंग, एंड वेन एवर फ्लक्स इज चेंजिंग, है ना, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, है ना, करंट विल बी इंड्यूस्ड। तो इसी कंसेप्ट पर हमारा ये ट्रांसफॉर्मर काम करता है। गॉट दिस बच्चे? क्लियर है? अब देखो वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई सेकेंडरी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एन सेकेंडरी डी फाइव बाई डी टी। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एन सेकेंडरी डी फाइव बाई डी टी। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, क्या हो जाएगा, माइनस एन सेकेंडरी डी फाइव बाई डी टी। लेकिन ऐसा तभी होगा बेटा, ठीक है, ऐसा तभी होगा कि जब पूरा का पूरा यहाँ का फ्लक्स यहाँ लिंक कर जाएगा, है ना, तब यही केस लिया हूं मैं। ऐसा तभी होता है जब ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। नहीं तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ का पूरा फ्लक्स यहाँ को लिंक कर जाए, यहाँ का पूरा फ्लक्स यहाँ पहुंच जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हम मान के चल रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ का पूरा फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा क्या, एनएस डी फाइव बाई डी टी। आ रही बात समझ में आपको? आ रही बात समझ में? तो चूंकि डी फाइव बाई डी टी दोनों का सेम है बेटा, डी फाइव बाई डी टी दोनों का सेम है, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ओके बच्चे, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी, है ना, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। ठीक है, तो देखो इन दोनों, यहां प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको मैंने क्या बोला बेटा, ई सेकेंडरी बोला, है ना, ई सेकेंडरी। ठीक है, तो ई प्राइमरी और ई सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन आया जो एन सेकेंडरी और एन प्राइमरी के बराबर होता है। और एक चीज नोट करके लिखना बेटा, एक चीज नोट करके लिखना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कि इसमें जो होगा ना उसका ये अपोजिट होगा। ठीक है, इसमें जो होगा उसका ये अपोजिट होगा, है ना, क्यों, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। आउटपुट इज ऑलवेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑफ प्राइमरी इनपुट। ठीक है, इनपुट से आउटपुट क्या होगा बेटा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का रेशियो क्या होगा बेटा, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होगा। इसी पर हमारा ट्रांसफॉर्मर काम करता है बच्चे। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी इक्वल्स टू क्या आया, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब मान लो बच्चे कि यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो, वी प्राइमरी, और यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो, वी सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो, वी सेकेंडरी। अगर मैं मान लू बेटा कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, कॉइल है, आइडियल कॉइल ले लूंगा तो बेटा रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये और ये क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, अगर हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर माना है
तो ई प्राइमरी और भी प्राइमरी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिमिलरली उधर है ना, उधर ई सेकेंडरी और ई प्राइमरी वी सेकेंडरी भी आपस में क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी, तो ई सेकेंडरी को क्या लिख सकते हो बेटा, वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। ओके, क्लियर बच्चे, अंडरस्टूड। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या मान के चले हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान के चले हैं। क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान के चल रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है बच्चे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या मान के चलते हैं हम, कि हमारा पूरा का पूरा पावर जो है ट्रांसफर होता है। मतलब हमारा जो इनपुट पावर है और हमारा जो आउटपुट पावर है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंसी। ठीक है, आइडियल किसको कहते हैं, है ना, उच्च कोटि का। ठीक है, तो हम इसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान के बना रहे हैं और इसमें एफिशिएंसी हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। दैट मीन्स कि हम जो भी पावर एक सर्किट में देंगे, है ना, इधर से जो भी पावर इनपुट में देंगे वो पूरा का पूरा पावर मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ओके बच्चे, ठीक है, तो पावर इनपुट जो है वो बराबर होता है पावर आउटपुट के। ओके बच्चे, मान लो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, आई प्राइमरी, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई सेकेंडरी, है ना। ऑब्वियसली मैंने बोला इसके आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री, तो इधर है ना बेटा, इसमें जो भी करंट का डायरेक्शन होगा उसका ये क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर होगा। अब आपको पता है बेटा कि पावर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है बेटा, पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो बेटा E इनपुट में कौन है, E प्राइमरी, I प्राइमरी, और आउटपुट में कौन है, E सेकेंडरी, I सेकेंडरी। ठीक है, E प्राइमरी, I प्राइमरी, E सेकेंडरी, I सेकेंडरी, ऐसा है। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमें मिल सकता है कि E सेकेंडरी बाय E प्राइमरी इज इक्वल टू I प्राइमरी बाय I सेकेंडरी। ठीक है बच्चे, I प्राइमरी बाय I सेकेंडरी। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो देयरफॉर E सेकेंडरी बाय E प्राइमरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी बाय V प्राइमरी इक्वल टू इक्वल टू I प्राइमरी बाय I सेकेंडरी इक्वल्स टू N सेकेंडरी बाय N प्राइमरी, ये आया। और ये जो N सेकेंडरी और N प्राइमरी का रेशियो है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी का जो रेशियो है बेटा, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ए से शो कर सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। Got this? This is called ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। N सेकेंडरी और N प्राइमरी का जो रेशियो है ना, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो भाई यहां से E सेकेंडरी बाय E प्राइमरी, V सेकेंडरी बाय V प्राइमरी, या I प्राइमरी, ये देखना यहां उल्टा है ना, I प्राइमरी बाय I सेकेंडरी का जो रेशियो होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होगा फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है बच्चे, अच्छे से समझ में आया आपको? तो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, किसी से भी हम अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? तो बेटा अभी हमें समझ में आया, इट इज डिफाइंड एज द ratio of number of turns on secondary coil to the number of turns on the primary coil, ठीक है बेटा, that is A equals to N secondary by N primary।
ओके, अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। तो ये थी कहानी, है ना, कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ओके बच्चे। और क्या चीजें हैं भाई ट्रांसफार्मर के अंदर, लेट्स सी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग क्या देखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आखिर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी, लेट्स सी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से शो करते बेटा, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ईटा से शो किया जाता है एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी जो होता है बेटा वो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है बच्चे, क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आइडियली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हमने क्या बोला बेटा, आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या होता है, बराबर होता है। तो पी आउट और पी इन क्या हो जाता है, बराबर। तो देयरफॉर, है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। दैट इज 100% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100%। बट आपको भी पता है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होगा भाई, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ओके बच्चे। तो फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एन क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। दैट इज एफिशिएंसी जो है हमेशा लेस देन 100% होगा। ऑब्वियसली, है ना, कभी भी कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा भाई। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 100% होता है। मोर देन 95% हर एक ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है जो ऑलमोस्ट इक्वल टू 100% है। ठीक है बच्चे, आ रही बात समझ में। इसलिए हम लोग इसको आइडियल लेकर के बनाए हैं, तो वो प्रैक्टिकल पर भी अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये वेरी वेरी क्लोज होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के। क्यों ऐसा है भाई, क्यों इसमें मतलब ज्यादा इसकी एफिशिएंसी क्यों है, हाई एफिशिएंसी क्यों है। तो बच्चे जैसा कि पता है ना, एफिशिएंसी मतलब क्या, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगर आउटपुट और इनपुट बराबर हो गया तो आइडियल हो गया। अब भाई आउटपुट बराबर कब मिलेगा, जब लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, लॉसेस जनरली क्या होता है बेटा, लॉसेस होता है मूवमेंट की कारण से। ठीक है, तो यहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता है, यहां पर जितने भी पार्ट्स लगे सबके सब स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहां पर एक जो लॉसेस होते थे इस प्रकार के, है ना, फ्रिक्शन की वजह से, वो सारे लॉसेस यहां पर नहीं होते हैं। कोई भी रोटर पार्ट नहीं होता है, घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, सारे के सारे स्टेशनरी पार्ट है ना। इसलिए इस डिवाइस की एफिशिएंसी इतनी हाई होती है। ठीक है बच्चे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला ये 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि इसका एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा। दैट मीन्स की एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा। तो कितने प्रकार के लॉसेस हैं जो कि एक ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं, तो लेट्स सी। अगला टॉपिक है बेटा लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चे, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो कई प्रकार के लॉसेस होते हैं बेटा। सबसे पहला है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस आप सभी बच्चों को याद होगा, पिछले चैप्टर में ही हमने ये टॉपिक पढ़ा है। एडी करंट क्या होता है, हमने देखा था कि जो बल्क पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें हम लोगों ने यूज किया है उसका क्या चीज, कोर, है ना। कोर क्या है बेटा, बल्क मेटेलिक पार्ट है, बल्क कंडक्टिंग पार्ट है। और कंडक्टिंग पार्ट में जब करंट चेंज होता है, मतलब फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है बेटा, जब वहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा था तो ऑब्वियसली, है ना, वो किसके अंदर था, मेटेलिक पार्ट्स के अंदर था। तो उस मेटेलिक पार्ट में क्या होगा बेटा, एक ये वाला करंट, एडी करंट क्या हो जाता था, इंड्यूस हो जाता था। और उस एडी करंट की वजह से क्या होता था, हीटिंग इफेक्ट होता था, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी था। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एडी करंट लॉस।
ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक प्रकार का जो लॉस होता है वो है एडी करंट लॉस। अब आपको ये भी पता है, वहां पर बताया गया था बेटा कि एडी करंट लॉस को कैसे मिनिमाइज करा जाएगा। तो हमने बोला था कि हमको क्या यूज करना है, लेमिनेटेड वाला, है ना। हम डायरेक्ट एक बल्क मेटल लेने की जगह अपन क्या करेंगे, उसके जगह, है ना, पतले पतले लेयर्स यूज करेंगे और उसके बीच में लेमिनेशन लगा देंगे। ठीक है, तो लेमिनेटेड कोर यूज करना है। ठीक है, तो टू रिड्यूस एडी करंट लॉस वी कैन यूज लेमिनेटेड कोर। ठीक है बेटा, जैसा कि हमने वहां पर सीखा था लेमिनेटेड कोर यूज करना। ठीक है, एडी करंट लॉस को याद करो, वहां पर हमने सीखा था कि एडी करंट लॉस को कैसे यूज करोगे, तो लेमिनेटेड कोर यूज करके। फिर जब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया तो वहां पर मैंने बोला कि इसमें किस प्रकार का वो यूज होता है बेटा, कोर यूज होता है, तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर बोला। तो वो लेमिनेटेड क्यों किया था, उसका रीजन है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि हाउ टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, तो वी विल से बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर, या फिर आपसे दूसरे शब्दों में पूछा जाएगा कि लेमिनेटेड कोर क्यों यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में, तो आप बोलोगे एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, तो ये हो गया बेटा। दूसरा है बेटा आई स्क्वायर आर लॉस या आयरन लॉस। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉस या कॉपर लॉस। ठीक है, आई स्क्वायर आर और कॉपर लॉस, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमने कॉइल यूज किया था, कॉइल। ठीक है, तो कॉइल किससे बनता है भाई, वायर को लपेट करके। वायर कौन सा यूज करोगे, कंडक्टर कौन सा यूज करते हैं जनरली अपन, कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं। आ रही बात समझ में, किसको यूज करते हैं, कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं। तो बेटा आपको पता है कंडक्टर से जब करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, तो उस हीटिंग इफेक्ट का क्या होता था बेटा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो पावर लॉस, पावर क्या होता था, आई स्क्वायर आर। तो वो जो पावर लॉस होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे बेटा, आई स्क्वायर आर या कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये दो प्रकार के लॉसेस हो गए। तीसरा जो लॉस होता है बेटा, तीसरा वो है हिस्टेरिसिस लॉस। ये भी हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है, हिस्टेरिसिस लॉस। तो यहां पर आपको जैसे कि पता है बेटा, जो करंट हम इनपुट देते हैं वो किस नेचर का है, इस नेचर का है। तो आधे साइकिल के लिए वो क्या है, पॉजिटिव है, आधे साइकिल के लिए क्या है, नेगेटिव है। और करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर अपोजिट में हो जा रहा है, फिर बढ़ करके फिर वापस घट रहा है। तो ये क्या हो जाता है बेटा, एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा,